नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे संस्कृत की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है कि नाट्यम पाठयितुम किम उत्कृष्टम। नाट्यम यानी कि नाटक शिक्षण आपने पढ़ाई है हिंदी और संस्कृत शिक्षण में। पाठयितुम यानी उसको पढ़ने में, नाटक को पढ़ने में, किम यानी क्या, उत्कृष्टम यानी उत्कृष्ट है। जो नाटक शिक्षण होता है मित्रों, नाट्य होता है, नाटक शिक्षण का जब हम पठन करते हैं, है ना, उसका वाचन करते हैं, तो उसमें सबसे सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट चीज़ क्या है ना। तो देखते हैं। विकल्प एक है छात्र है भावानुगुणम नाटक से अभिनयनम, कि छात्र है वो भावों के अनुगुण नाटक का अभिनय करते हैं। छात्र में जिस प्रकार के भाव अनुगुण होते हैं उसी गुणों के अनुसार वो नाटक का अभिनय करते हैं ना। जैसे नाटक शिक्षण में कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, उनमें जैसे भाव होते हैं उन्हीं अनुसार उनको जो पात्र बनाया जाता है और उस अनुसार वो नाटक का अभिनय करते हैं ना। अगला है नाटकम अधिकृत्य प्रश्नोत्तर, क्या नाटक पर आधारित प्रश्नोत्तर पूछना। तो ये विकल्प सबसे उत्कृष्ट नहीं है। केवल नाटक पर आधारित प्रश्न पूछना ये सबसे उत्कृष्ट नहीं है। सबसे उत्कृष्ट चीज आपको पता है, प्रत्यक्ष जो ज्ञान मूर्त रूप में होगी वो होगी, और मूर्त रूप में विकल्प नंबर एक है कि छात्रों को भावों को अनुगुण नाटक का अभिनय करना। ठीक है। तीसरा विकल्प है कथा या भावम अवगंतुम, कि कथा का जो भाव है उनको जानकर नाटक से मौन वाचनम, नाटक का मौन वाचन करना। ये है, ये भी नहीं है। और जब विकल्प 2 और 3 नहीं है तो मित्रों विकल्प 4 भी नहीं है, है ना। तो अच्छा प्रश्न है पहला प्रश्न मित्रों। पहले प्रश्न में आपके विकल्प जो प्रश्न संख्या 1 है वहां पे विकल्प नंबर 1 सही है। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है मित्रों, अति लघुतरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा स्यात्, कि जो अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, है ना, उसकी जो उत्तर सीमा है वो कितनी होती है। विकल्प देखते हैं। पृष्ठ में कम, वाक्य द्वयम, पंचवाक्यनि या एकम वाक्यम। तो देखिए पृष्ठ में कम का अर्थ क्या होता है, पृष्ठम एकम। पृष्ठ में एकम मतलब पृष्ठम एकम यानी कि एक पृष्ठ में। तो एक पृष्ठ में आपको पता है कौन सा होता है, निबंधात्मक प्रश्न उसको बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद है वाक्य द्वयम 2 वाक्यों में, पंचवाक्य नहीं 5 वाक्यों में। 5 वाक्यों की बात करूं मैं, जैसे 4 वाक्यों में, 5 वाक्यों में, वो होते हैं मित्रों लघुतरात्मक प्रश्न। क्या होते हैं, लघुतरात्मक। और वस्तुनिष्ठ आप जानते हो जिनका निश्चित उत्तर है। ठीक है। और चौथे प्रकार के प्रश्न कौन से, एक निबंधात्मक हो गया, एक लघुतरात्मक हो गया, एक वस्तुनिष्ठ हो गया, और एक प्रकार बचे हैं वो है अति लघुतरात्मक प्रश्न। अब अति लघुतरात्मक का उत्तर या तो होता है एक पद में, एक पद या एक शब्द में, और या होता है मित्रों एक वाक्य में। ठीक है, एक वाक्य में। तो इसका उत्तर ये होगा, है ना। हाँ, कभी कभार एक वाक्य से ज़्यादा जैसे 2 वाक्य हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, कम सीमा रखेंगे शब्दों की, तो यहाँ वाक्य द्वयम भी हटाना पड़ेगा और एक वाक्य इसका उत्तर होगा। तो मित्रों जो प्रश्न संख्या 2 है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 3 क्या है। प्रश्न संख्या 3 है कि प्राथमिक स्तर को अयम विधि समुपयुक्त है ना, समुपयुक्त है, कि जो प्राथमिक स्तर है 1 से 5 उसमें कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है, प्रश्न विधि, भाषण विधि, कथा विधि या निगमन विधि। तो देखिए मित्रों बात करूं निगमन विधि की, तो मैंने पूर्व के आप जितने भी वीडियो देखते हो तो आपको पता, मैंने पहले ही बता दिया कि आगमन विधि प्राथमिक स्तर के लिए काम आती है, निगमन विधि नियम से उदाहरण चलती है जो 6 से 8 यानी उच्च प्राथमिक के लिए काम आएगी। ठीक है, इसको हटा दो। इसके अलावा बात करूं मित्रों भाषण विधि की, तो भाषण विधि क्या होती है, भाषण विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताइए। ये प्रश्न आ सकता है आपके, भाषण विधि का मुख्य उद्देश्य, फिर आपको नहीं आएगा ना। आप भाषण विधि का अगर आपको पूछे भाषण विधि के बारे में आप क्या जानते हो तो आप क्या बताओगे, भाषण देना। आपको बता दूं जो शिक्षक होते हैं प्राचीन काल में, प्राचीन काल से ये चली आ रही है भाषण विधि, है ना, परंपरागत विधि है ये मित्रों, परंपरागत विधि है। इसमें शिक्षक क्या करते हैं, किसी भी मतलब इसका उद्देश्य है किसी भी विषय पर विस्तृत जानकारी देना,
उस विषय को स्पष्ट करना, कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए लंबे लंबे व्याख्यान देना, वो भाषण विधि है। ठीक है, तो ये प्राथमिक वालों के लिए नहीं है। प्रश्न विधि, शिक्षक प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उस चीज़ पर, उस प्रश्न पे चिंतन करके, मनन करके फिर उसका उत्तर बताएंगे। तो चिंतन मनन ये प्राथमिक स्तर वालों के लिए काम के नहीं है। मित्रों, प्राथमिक स्तर के बालक कैसे सीखेंगे? कथा विधि से। कथा विधि यानी कहानियों। अगर बात करें तो खेल खेल में सीखना, मनोरंजन पूर्ण क्रियाओं से सीखना, बार बार बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा कहानियों, कविताओं से सीखना, ये सारी चीज़ें हैं मित्रों, ये प्राथमिक स्तर के लिए सीखने की सर्वोत्कृष्ट चीज़ें। ठीक है, तो मित्रों जो प्रश्न संख्या 3 है वहाँ पे आपके विकल्प नंबर 3 सही होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पे। चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 4 क्या है देख लेते हैं। आज थोड़ी पीडीएफ में मिस्टेक आएगी, लेकिन प्रश्न दिख रहा है मित्रों, तो ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 4 है, कक्षा शिक्षण यानी कक्षा शिक्षण में छात्रों का उच्चारण अभ्यास है। कक्षा शिक्षण में छात्रों का उच्चारण अभ्यास को केन यानी किस शिक्षण अधिगम साधन से किया जाता है? कक्षा शिक्षण में छात्रों को उच्चारण अभ्यास करवाना, तो ये किस शिक्षण अधिगम के साधन से हम करेंगे? मानचित्रण, पाठ्यपुस्तकेन, रेखा चित्रण या ध्वन्याभिलेखन? तो आपको बता दूं मित्रों, मानचित्र से क्या होता है? मानचित्र से किसी स्थान या दिशा का बोध होता है, तो इस विकल्प को मैं हटा दूंगा। पाठ्यपुस्तक में सैद्धांतिक व्यवहारिक ज्ञान दिया जा सकता है ना, और मुख्य रूप से सैद्धांतिक ज्ञान ही दिया जाता है, इसको भी हटा दो। रेखा चित्र तो एक चित्र होते हैं, इनको भी हटा दो। विकल्प एक ही बच रहा है हमारे पास। इस प्रकार प्रश्नों को हल कीजिए, चारों प्रश्नों को आराम से पढ़िए, है ना। ध्वन्या अभिलेखन, ध्वन्या अभिलेख क्या होता है? आपको पता होगा, जिसे बोला जाता है टेप रिकॉर्डर। क्या बोला जाता है मित्रों? टेप रिकॉर्डर। इससे यहाँ पे संस्कृत या हिंदी शुद्ध शब्द है ध्वनि अभिलेख या ध्वन्या अभिलेखन। तो टेप रिकॉर्डर ही कहूँ या ध्वन्या अभिलेखन कहूँ, एक ही चीज़ है ना। टेप रिकॉर्डर से क्या होता है? टेप रिकॉर्डर का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी पहले क्या करते हैं, जो भी चीज़ छात्र बोलते हैं वो इसमें क्या हो जाती है? रिकॉर्ड हो जाती है। रिकॉर्ड होने के बाद पुनः उसको हम सुन सकते हैं, पुनः श्रवण कर सकते हैं, पुनः सुन सकते हैं। उससे क्या होता है कि उच्चारण में क्या गलतियाँ, क्या त्रुटियाँ की है, उसका पता चल जाता है। यानी बार बार उच्चारण अभ्यास हम उससे कर सकते हैं। किससे? ध्वनि अभिलेख से। ठीक है मित्रों, अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही है। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या है कि दृश्य सहायक साधनेन कस्य उपयोग है क्रियते है? कि दृश्य सहायक जो साधन है ना, दृश्य सहायक साधन, उसका उपयोग किस क्रिया में होता है? अब दृश्य सहायक साधन का मैं एक उदाहरण ले लूँ, जैसे अपने श्यामपट, ये दृश्य ही है ना, ये श्रव्य नहीं है और ना ही दृश्य श्रव्य है। अपने श्यामपट ब्लैक बोर्ड की बात कर लो, है ना, ये श्यामपट लीजिए, इस पे चीज़ लिख दी मैंने। ठीक है, ऐसे करके अपने जो भी दिमाग में अब चीज़ उसको बनाओ, आप व्यावहारिक रूप में बनाओ, ना कि सैद्धांतिक। मैंने देखो पूरा इसका बना दिया ना, ऐसे आप बनाओ, अपने आप उत्तर निकलेगा। ठीक है, अब श्यामपट पे शिक्षक ने कोई चीज़ लिख दी, तो उसका उपयोग हम किस में कर रहे हैं? उसको देखकर हम शुद्ध लिखते हैं, बिल्कुल सही है, शुद्ध लेखन में भी करते हैं। और जो लिखा हुआ है तो अध्यापक शुद्ध लिखेगा और उसको देखकर छात्र क्या कर सकेंगे? उच्चारण भी कर सकेंगे। तो इसका मतलब इस क्रिया में भी हो रहा है, यानी उभयो उभयो, यानी दोनों उपयुक्त जो दोनों क्रियाएं हैं उनमें इसका प्रयोग होता है ना। केवलम पठन से, पठन में हो सकता है, लेकिन केवलम आ गया केवल पढ़ने में, चारों क्वेश्चन में केवल पढ़ने में नहीं, ये गलत है। ठीक है, और श्रवण में तो बिल्कुल नहीं होगा ना। तो मित्रों अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 6 है, अच्छा प्रश्न है, सीटेट में एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भाषार्जनम, ध्यान से सुनना इसको पूरा, ठीक है, थोड़ा बड़ा है। भाषार्जनम अंतर्निहित में, कि भाषा अर्जन करने में जो अंतर्निहित है, मनुष्य है जन्मना एव, कि मनुष्य जन्म से ही, कया अपि किसी भी भाषा व्यवस्था या युक्त,
कि भाषा अर्जन करने में ये सिद्धांत निहित है कि मनुष्य जन्म से ही किसी भी भाषा व्यवस्था से युक्त होते हैं। ये चीज़ कही है किसी ने, ठीक है। एत या व्यवस्था, या ये इस प्रकार की व्यवस्था पर वह व्यवहार करने लगता है, यानी कि मनुष्य जन्म से ही भाषा व्यवस्था युक्त होता है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। यह विचार, ऐसे विचार, ये विचार किन उपागमेन संबंध है, ये विचार किस उपागम से संबंधित है, ऐसा चीज कह रहे हैं। तो देखिए, जन्म से ही भाषा से युक्त होना, यानी कि यहाँ पे भाषा को जन्मजात बता दिया। तो ये किसने बताया? एकमात्र जो भाषाविद थे नोआम चोम्स्की, ठीक है, नोआम चोम्स्की थे, उन्होंने ही ये चीज़ बताई थी कि जन्मजात होती है भाषा, और यही चीज़ इस प्रश्न में आई है, ठीक है। लेकिन ये किस उपागम से संबंधित है, ये चीज़ पूछ रहे हैं यहाँ पे। ये संज्ञानात्मक है? नहीं, संज्ञानात्मक का कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। ये प्रगटना शास्त्रीण भी नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई संप्रेषण हुआ है ना। कह रहे कि जन्म से ही है। जन्म से कहूँ या कह दूँ मैं प्राकृतिक, एक ही चीज़ है ना। और हाँ, अर्जित कहूँ या उससे कहूँ कि स्वाभाविक या कृत्रिम, कृत्रिम बता दूँ उसे मैं, वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे विकल्प 2 सही हो जाएगा, प्राकृतिक, है ना, यानी प्रकृति उपागम से ये संबंध है। प्रश्न संख्या 6 अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 6 में विकल्प 2 सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे मित्रों। प्रश्न संख्या 7, कस्मिन कौशले अंतिम प्रश्न है समस्यात्मक है बहुत ही, कि किस कौशल में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होते हैं। ये प्रश्न आपने देखा होगा पहले भी। किस कौशल में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होते हैं? प्रस्तावना कौशले, व्याख्या कौशले, प्रदर्शन कौशले, श्यामपट कौशले। तो मित्रों विकल्प 4, 3 और 2 नहीं आएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना कौशले। प्रस्तावना कौशल, जिस विषय पर हमें शिक्षण करना है या शिक्षक को शिक्षण करवाना है, उस चीज़ का मुख्य उद्देश्य क्या, उसमें निहित सार क्या है, वो कुछ ही संक्षिप्त रूप में जो चीज़ में बताया जाता है वो उसकी प्रस्तावना कहलाती है, यानी पूर्व कथन कह सकते हैं प्रस्तावना को, ठीक है। ये होता है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में अगर पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के प्रश्न कैसे आते हैं, आपने प्रस्तावना कौशल ये प्रश्न भी आपने पढ़ लिया, जैसे कस्मिन कौशल अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होती है ना। बाद में ये कहोगे कि सर ऐसा प्रश्न कभी नहीं आया, और एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाएगा प्रस्तावना कौशल में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखना, सरल से कठिन, है ना। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसा प्रश्न यहाँ से प्रश्न 20 से बन गया तो आपको सर बताया नहीं। तो सरल से कठिन, ये क्या है मित्रों? ये प्रस्तावना कौशल में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, यानी शुरुआत में बालकों को सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। सरल कौन से? जो उसके पूर्व ज्ञान पे आधारित होते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षण जब शिक्षक करवाता है तो ध्यान रखना, हमेशा एक शिक्षक को बालक का पूर्व ज्ञान जानना जरूरी है। फिर पूर्व ज्ञान पे आधारित जो नवीन ज्ञान देगा, यानी कि सरल प्रश्न पूछेगा जिनके उत्तर बताएगा, उन सरल से फिर कठिन, यानी अंतिम प्रश्न समस्यात्मक या कह दूं कठिन प्रश्न होते हैं। ये प्रस्तावना कौशल की चीज़ है मित्रों, ठीक है। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में मित्रों विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 8 में मित्रों, व्याकरणस्य शिक्षणम सर्वाधिक उपयुक्तम विधि मन्यते, कि व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? व्याकरण शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? पाठ्यपुस्तक विधि? नहीं। अनुवाद विधि? ये भी नहीं। और ना ही मौखिक विधि। सीधा सा आपको विकल्प देकर पता चल गया कि जो आगमन और निगमन, देखिए आगमन निगमन दोनों ही एक दूसरे की देखिए बिल्कुल उल्टी है। कैसे? आगमन चलती है प्राथमिक स्तर पर, निगमन चलेगी उच्च प्राथमिक पर। आगमन में पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है फिर नियम बना जाता है, निगमन में उल्टा होता है, पहले नियम फिर उदाहरण। आगमन पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक निरीक्षण विधि है, निगमन मनोवैज्ञानिक और दोषपूर्ण विधि है, ठीक है। यहाँ पे दोनों को जब शामिल किया लिया जाएगा आगमन निगमन विधि, तो व्याकरण शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त विधि आगमन निगमन विधि है, ठीक है। तो मित्रों विकल्प 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 8 में, ठीक है। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि पद्य शिक्षणे अन्वय कतिभिः प्राप्यते, कि पद्य शिक्षण आपने जब पढ़ा है तो बताइए कि उसमें अन्वय कितनी तरीकों से प्राप्त होता है, यानी कि अन्वय पद्य शिक्षण में अन्वय होता है, वो अन्वय उसकी अन्वय की कितनी विधियां हैं? त्रिभि विधि, 3 विधियां, एक विधि, 1 विधि, 2 विधि, 2 विधियां, या बहुवी विधि, बहुत सारी विधियां।
3, 1, 2 या बहुत सारी विधियां। पद्य शिक्षण में अन्वय की कितनी विधियां? तो मित्रों पद्य शिक्षण में जो अन्वय वाक्य संबंधित होते हैं, अन्वय से संबंधित प्रश्न होते हैं, उसकी मित्रों 2 विधियां होती है। कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है मित्रों दंडान्वय विधि, है ना, और एक होती है मित्रों खंडान्वय विधि। ठीक है, एक दंडान्वय, दूसरी खंडान्वय। आज का प्रश्न कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। क्या करोगे कि देखिए 2 विधियां होती है, दोनों में देखिए 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक में पूछे जाएंगे साहित्य के और एक में पूछे जाएंगे व्याकरण के। अब आपका काम क्या है कि किस विधि में तो साहित्य के पूछेंगे और किस विधि के व्याकरण पूछे जाते हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको करना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो 9 है मित्रों, वहां पे विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10, सूक्ष्म शिक्षणे शिक्षयते। जो सूक्ष्म शिक्षण है उसमें शिक्षण करवाया जाता है। किस प्रकार शिक्षण करवाया जाता है? कौशल नाम विकास है, विभिन्न विधि प्रयोग है, पदार्थ बोध या भाव बोध। सूक्ष्म शिक्षण में किसका शिक्षण दिया जाता है? भाव बोध नहीं होता है, ना पदार्थ होता है, ना विभिन्न विधि प्रयोग होगा। यहाँ पे मित्रों सूक्ष्म शिक्षण का आयोजन करवाता है कौशलों के विकास के लिए। छात्रों में कौशल डेवलप, है ना, छात्रों में जो कौशल होते हैं, स्किल्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट, विकास करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण DWLN 1961-62 की बात है, तब उन्होंने प्रयोग किया था, है ना। DWLN USA के थे। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? यानी संकुचित अर्थ में शिक्षण दिया जाना। ठीक है, देखिए इसमें मैं बता दूं आपको, कुल 6 इसके पद या सोपान माने जाते हैं सूक्ष्म शिक्षण के। इसमें होता क्या है? सबसे पहले बनाई जाती है पाठ की योजना। ठीक है, 6 बता रहा हूँ कौन कौन से। पहले होती है पाठ की योजना, योजना बना के फिर करवाया जाता है शिक्षण, और फिर दी जाती है मित्रों प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि, ठीक है, 3 हो गए। वापस वहीं याद कर लो, योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि। चौथा 5वां सेटा कौन सा है? पुनः योजना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। ये कितने हो गए? 3 और 3 6। सभी का समय होता है 6 मिनट, तो 6 × 6 बराबर 36 मिनट, है ना। अब आपको प्रश्न पूछ लिया कि सूक्ष्म शिक्षण की, और ये 36 मिनट किसने बताया? ये बताया हमारे NCERT ने, याद रखना। तो पूछ लिया कि NCERT ने सूक्ष्म शिक्षण चक्र की संपूर्ण अवधि कितनी बताई? 36 मिनट बताई। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि छोटा शिक्षण। छोटा मतलब छोटे बच्चों के लिए नहीं है, छोटा मतलब है कि कक्षा का आकार छोटा होगा, यानी 5 से 10 इसमें छात्र होंगे और 5 से 10 मिनट ही ये करवाया जाता है। एक समय में एक ही कौशल का विकास करवाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 मित्रों, जहां पे विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां, संपूर्णादि अंश प्रति कस्य शिक्षण सूत्रम। कि संपूर्ण से जो अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस विधि में होता है, यह किस प्रकार की योजना में, यहाँ पे योजना आ रखी है, वार्षिक योजना, मासिक योजना, इकाई योजना, पाठ योजना। शिक्षक जब पाठ योजना बनाएगा तो इस प्रकार की बनाएगा, इकाई योजना, मासिक योजना, वार्षिक योजना। यानी पाठ योजना के ये प्रकार है। ठीक है, वार्षिक ये सत्र की हो जाती है, मासिक महीने की हो जाती है, इकाई योजना इसका सही उत्तर होगा। इकाई योजना में चीज है कि संपूर्ण से अंश, जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक देन है, उन्होंने बताया। इकाई योजना क्या होती है? जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे मित्रों पद्य शिक्षण की विधियां, ये हमारे पाठ हो गया। ठीक है, पद्य शिक्षण विधियां, ये क्या है? ये तो पाठ है ना। अब इसकी इकाई निकालूंगा मैं पद्य शिक्षण की। जैसे मान लीजिए पद्य शिक्षण की यानी कि काव्य शिक्षण की कोई विधि पढ़नी है। ठीक है, अब मैंने विधि पढ़ ली कोई, जैसे आज हम ये विधि पढ़ेंगे, तो वो विधि क्या है? जैसे भाष्य विधि पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या है? वो उसकी इकाई है। यानी संपूर्ण से, यानी जिसके टुकड़े कर ले जाते, इसकी बहुत सारी विधियां हो जाती है। ठीक है, वो इसके टुकड़े हो जाएंगे, वो इसकी इकाइयां हो जाएगी। कई योजना में निर्धारित समय के अनुसार शिक्षण करवाया जाता है। अच्छा प्रश्न है मित्रों, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 11वें में विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 12वें पर। प्रश्न संख्या 12वां है, श्रेष्ठ पाठकस्य गुण है नास्ति। कि श्रेष्ठ पाठक जो पढ़ने वाला होता है उसका गुण कौन सा नहीं है? श्रेष्ठ पाठक का गुण कौन सा नहीं है? शीघ्री, माधुर्यम, पदच्छेद या अक्षर व्यक्ति। देखिए श्रेष्ठ पाठक होगा वो अच्छी अभिव्यक्ति करेगी, अक्षरों की अच्छी अभिव्यक्ति करेगा, तो ये गुण होता है। पदच्छेद यानी कि शब्द या पद है उनके भी टुकड़े कर करके वो अर्थ निकालेगा, तो वो भी सही है ना। वाक्यों से वो शब्दों के टुकड़े करके समझेगा, ये भी सही है ना। माधुर्यम यानी कि शांत आवाज में पढ़ेगा, ऐसे नहीं कि कोई कर्कश आवाज में पढ़े ना, शांत स्वर में, समान स्वर में पढ़ेगा, तो ये भी इसका गुण है। श्रेष्ठ पाठक का गुण नहीं है शीघ्री, यानी कि तेजी से जो पढ़ता चला जाए, ये इसका कोई गुण नहीं है ना। अच्छा प्रश्न है मित्रों, विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 12वें में। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां क्या है?
वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 देखिए मित्रों, भाषा अध्ययन आकलन च विभाग है नाम, कि भाषा अध्ययन में जो आकलन है वो किस विभाग का नाम है। आकलन क्या होता है भाषा अध्ययन में, आकलन क्या है। साउदिक यानी कि समय समय पर, अवधि अवधि पर लेखनिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, केवल लिखित आई है, गलत हो जाएगा। प्रति सत्रम क्रियमाणाम मौखिक परीक्षा, प्रति सत्र में मौखिक परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा, केवल लेखन परीक्षा, दोनों साथ आती तो बिल्कुल सोचते, लेकिन यहाँ अलग अलग है, ये हटा दो। ठीक है, 2 विकल्प बचे, दोनों विकल्प बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प है। 50% छात्र कहेंगे दूसरा विकल्प है, 50% कहेंगे चौथा है, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पे चौथा है। क्यों? क्योंकि आकलन में ध्यान रखना, आकलन क्या होता है, आकलन में हमेशा 2 चीज़ें ध्यान रखते हैं। एक तो छात्र ने कार्य क्या किया, परफॉर्म क्या किया, प्रदर्शन क्या किया, ठीक है। दूसरी चीज़ उसकी शैक्षिक प्रगति क्या है ना, शैक्षिक उपलब्धि क्या है। ये 2 चीज़ें आकलन में ध्यान रखी जाती है। तो लिखा है दूसरे विकल्प में प्रति सत्रम छात्र व्यवहार अभिलेखन, प्रति सत्र छात्र का व्यवहार देखा जाता है, उसकी अनुपस्थिति कैसा, अनुशासन का कैसा क्या है ना, ये आकलन में नहीं है। छात्रों का कालिका यानी समय समय पर कार्य संग्रह, आ गया ना कार्य, ये रहा, और उसकी प्रगति को दर्शाता है, ये आगे शैक्षिक प्रगति है ना। ये 2 चीज़ें आकलन में होती है मित्रों। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भ्रमित मत होना। दूसरा विकल्प इसमें नहीं आएगा, इसमें विकल्प आएगा मित्रों चौथा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 14 है, वैदिक काले कस्मात संस्कारात परम शिक्षाया प्रारंभ, कि वैदिक काल में किस संस्कार के बाद, परम यानी बाद, शिक्षा का प्रारंभ होता है। वैदिक काल में किस संस्कार के बाद शिक्षा का प्रारंभ होता है। नामकरण संस्कार, ये तो संबंधित ही नहीं है, नामकरण बच्चे का नाम दिया जाता है, कर्ण वेद में उसका कान बिंदा जाता है, गर्भाधान ये गर्भ से संबंधित है। या हो जाएगा मित्रों एक ही विकल्प बचा, उपनयन संस्कारात। उपनयन संस्कार जिसका दूसरा नाम है मित्रों यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार कहूँ या उपनयन संस्कार कहूँ, यानी कि छात्र होता है, उसको गुरु के पास जो मठ होता है, आश्रम होता है, गुरुकुल होता है, वहाँ पे भेज दिया जाता है। ठीक है, गुरु के पास भेज दिया छात्र को, बाल मुंडवा दिए जाते हैं, केवल एक चोटी रखी जाती है। इसके अलावा उसे वेशभूषा भी साधु के जैसी धारण करनी पड़ती है ना। वो रात दिन यहीं पे अध्ययन करेगा और शिक्षक का हर आदेश या आज्ञा मानेगा, है ना। ये जो शिक्षा होती है जिसमें उसका मुंडन करवा दिया जाता है ना, ये उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार। इसके बाद में ही वैदिक काल में शिक्षा आरंभ होती है, जो 1 से लेकर 12 साल तक चलती है ना। तो मित्रों प्रश्न संख्या जो 14 है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। आगे चलिए मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15। कक्षायाम शोभनम वातावरणम कदा निर्मितम भवति, कि कक्षा में शोभित वातावरण, अच्छा वातावरण किस प्रकार निर्मित होता है मित्रों, है ना। अच्छा वातावरण का हमें निर्मित करना तो किस प्रकार होगा। यदा शिक्षक सम्यक पाठयन्ति, जब शिक्षक समूह से सभी को साथ पढ़ाते हैं। यदा छात्र शांत भवति, छात्र शांत रहकर सीखते हैं, नहीं, वातावरण नहीं बनेगा। यदा छात्र शिक्षक भी विभेति, शिक्षक से डरते हैं, ये भी गलत चीज़ है ना। यदा छात्रा स्वतंत्रता भवति, स्वतंत्र हो जाते तो वो तो कुछ भी कर लेंगे, है ना, उनकी मनमानी चीज़ों पर ध्यान देंगे, ये भी गलत है। विकल्प 1 सही हो जाता है कि यदा शिक्षक सम्यक पाठयन्ति, कि जब शिक्षक समूह में एक साथ सभी को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। आपको पता है व्यक्तिगत के बजाय एक मनोवैज्ञानिक, आपने मनोविज्ञान पढ़ी है तो मनोवैज्ञानिक गुण है कि व्यक्तिगत की बजाय क्या पढ़ाना, समूह में पढ़ाना। समूह में पढ़ाने से बालक की झिझक, संकोच भी दूर हो जाएगी और अच्छी तरह से वो सीखेगा। मित्रों अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 बार बार आ रहा है, जहाँ विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के संस्कृत शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट बॉक्स में मित्रों ज़रूर कमेंट करना कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। टारगेट आपको 12 प्लस का रखना है, 12 से कम तो मतलब ही नहीं है, 12 प्लस का टारगेट रखना है। मित्रों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।